all, we will define it. Movement, it can define as movement of useful substances from fluid in renal tubule to the blood in peritubular capillaries. Peritubular capillaries. इसी चीज़ को हम अगर डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ करें तो यहाँ पर बूमैन कैप्सूल बनाया जा रहा है और उसके साथ जुड़ी हुई फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल विच इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और रीएब्जॉर्प्शन का अमल इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और ये इसकी वॉल्स के सेल्स बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ही ख़ास तरह के सेल्स होते हैं, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज सराउंड करती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को। ये जो ब्लू कलर में ट्यूब्यूल ड्रा की जा रही है ये कैपिलरी है जिसे पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी कहा जाता है। ये सराउंड करती है ब्लैक में बनाई हुई प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को। फ्लूइड्स प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम proximal convoluted tubule water and salts move to the peritubular capillaries। तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और कौन सा मैकेनिज्म है कि पानी और सॉल्ट्स हाउ दिस इज टेकन प्लेस, पानी और सॉल्ट्स किस तरह से जाते हैं। तो पहले नंबर पर फर्स्ट सोडियम आयंस मूव एक्टिवली फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल टू द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। ट्यूब्यूलर कैपिलरी सबसे पहले सोडियम जाता है और वो एक्टिवली जाता है, यहां से यहां मुंतकिल होता है सोडियम आयन, और ये एक्टिवली मूव करता है, एनर्जी के इस्तेमाल से करता है। अगर हम इसी को बड़ा करके यहां पे बनाएं तो ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है और ये हमारे पास पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी है। यहाँ से सोडियम एक्टिवली गया और इसी तरह दूसरे नंबर पर क्लोराइड पैसिवली गया पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी में, जिससे एक बहुत बड़ी चेंज आ गई, ऑस्मोलैरिटी, इसकी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गई फ्लूइड की। अब सीन ये है कि जो ब्लड मौजूद है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल become less concentrated because of the movement of sodium and chloride ions. The fluid of peritubular capillary become concentrated। एक तरफ से ये सॉल्ट्स निकले हैं
जहाँ से निकले हैं वहाँ फ्लूइड लेस कंसनट्रेटेड हो गया और जहाँ दाखिल हुए हैं वहाँ मोर कंसनट्रेटेड हो गया। तो अब क्या होगा, तो अब पानी वाटर मूव फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। अब पानी चला जाएगा प्रॉक्सिमल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, और ये तकरीबन 60 से 70% पानी जो है और सॉल्ट्स जो हैं ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह पानी और सॉल्ट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पेरीट्यूबुलर में जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर ऑल्सो रीअब्जॉर्ब इन दिस रीजन। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। दे मूव बाय कैरियर प्रोटीन्स present in the walls of proximal convoluted tubule, और ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी ख़ास चीज़ों की होती है, सिर्फ अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की, और कौन करवाता है, कैरियर प्रोटीन्स करवाती हैं जो कि इनकी दीवारों के मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि सेल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस तरह के हैं। तो अगर सेल्स की बात की जाए तो इनके सेल्स जो होते हैं सेल्स कंटेन माइक्रोविलाई। सो मोर सरफेस एरिया, एंड इफ मोर सरफेस एरिया मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इज टेकन प्लेस, एंड दीज सेल्स कैन बी सीन हेयर। यहाँ अगर सेल को बड़ा करके बनाएं तो यहाँ पर हमें ये धागे धागे से नज़र आ रहे हैं, तो ये माइक्रोविलाई हैं, एक्सटेंशंस हैं, जिससे यहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो देयर विच प्रोवाइड एटीपी, और एटीपी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि सोडियम आयन मूव करते हैं। इसी तरह मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इज टेकन प्लेस, और अगर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के बाद भी ग्लूकोज बच जाता है तो तब कंडीशन डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाती है।